नमस्कार। छत्तीसगढ़ के एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र महापात्र। बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब लोगों और राजनेताओं को इंतजार है चुनाव नतीजे के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ समीकरण राजनीतिक दलों में होगा और कितनी उत्सुकता राजनीतिक दलों में है। साथ ही 12 की 12 सीटों पर हम उनसे चर्चा भी करेंगे। मनीष जी, सबसे पहले ये बताइए कि पहली बार इतने अच्छे ढंग से बस्तर में मतदान हुआ, कोई बड़ी नक्सली घटना नहीं हुई। क्या कारण मानते हैं इसको? देखिए, 2-3 कारण मुख्य रूप से ये समझ में आ रहे हैं। एक तो ये कि विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा बल पहले से तैयार थे और बस्तर पुलिस जो है, उसके लिए लगभग 6 महीने पहले से होमवर्क भी कर रही थी। दूसरा एक ये है कि इसके पीछे निर्वाचन आयोग का भी एक बड़ा हाथ है, क्योंकि बस्तर का जो चुनाव है, वो फर्स्ट फेज़ में हो गया। विधानसभा चुनाव में फर्स्ट फेज़ में बस्तर का नाम आना अपने आप में बड़ी बात है। और पुलिस ने जिस तरीके से तैयारियां की थी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जितना बल लगना है वो पहले से आइडेंटिफाई हो चुका था। और 2-3 महीने पहले से फोर्स का यहाँ पर आना जो है, वो धीरे धीरे शुरू हो गया था। चुनाव तक जो है पूरी फोर्स यहाँ पहुंच चुकी थी। यहाँ का जो बल है, अतिरिक्त बल, उसको भी डिप्लॉय कर दिया गया था। तो जिस प्रकार के हालात बस्तर के हैं और जो पिछले चुनाव का अनुभव रहा है, खासकर पुलिस को, तो उसके मुताबिक जो है इन्होंने बेहद अच्छी तैयारियां की हुई थी। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनाव में खासकर जैसे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी भरपूर उपयोग हुआ है। ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपका स्ट्रांग हो, तो मुझे लगता है कि नक्सल इलाके में आप कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर ढंग से मतलब प्रतिपादित कर सकते हैं, और उसमें कैजुअलिटी और जो घटनाओं की संभावनाएं वो कम हो जाती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ड्रोन जो है, मैं उसका जिक्र जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जैसे बड़ा यूएवी है, जो यहाँ पर एनटीआरओ जो संचालित करता है, इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो नेत्रा 2 जो एक छोटा ड्रोन दिया गया है, ये ड्रोन बहुत उपयोगी साबित हुआ है, बहुत कारगर रहा है सुरक्षा के मामले में। ये एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण जो है, जो अंदर के संवेदनशील इलाकों में जो मतदान केंद्र हैं, उन समस्त मतदान केंद्रों को पूर्व की भांति लगभग लगभग उन्हीं स्थानों पर डिप्लॉय किया गया जहां पर फोर्स की सुरक्षा है और जहां पर मतदान भी पूरी तन्मयता और पूरी मापदंडों के अनुरूप हो सके। तीसरा ये रहा है इनके साथ में। चौथी बात जो आ रही है कि जिस प्रकार से बस्तर के हालात हैं, नक्सलियों का जो प्रेजेंस है, वो पिछले काफ़ी समय से कम हुआ है। और फोर्स ने जो एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि अंदरूनी इलाकों में जो कैंप खोले गए हैं, खासकर जो 65 कैंप खोले गए हैं, इन कैंपों का भी एक बड़ा मनोवैज्ञानिक और प्रत्यक्ष तौर पर लाभ मिला है, जिसके चलते शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराया गया है। ये पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है और मुझे लगता है ये आने वाले दिनों के लिए भी शांत बस्तर का जो नारा है, ये कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता साबित करता है। जो वोटर्स हैं बाहर निकल कर आए, क्या ये फोर्स जो लगी थी अतिरिक्त फोर्स, या फिर जो चुनाव ने सूझबूझ कर ये बस्तर में मतदान कराया, उसका नतीजा भी मान सकते हैं कि भरपूर संख्या में मतदाता बाहर मतदान केंद्रों तक पहुंचे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, बस्तर की अगर हम बात करें और खासकर नक्सलियों की बात करें, नक्सलवाद जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को झूठा लोकतंत्र कहते हैं नक्सली, और बार बार जो है इस व्यवस्था पर जो है वो सवाल खड़े करते हैं। माओ के सिद्धांत पर काम करने वाले नक्सली कभी भी चुनाव और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सही नहीं मानते। लेकिन जिस तरीके से फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ, फोर्स ने अंदरूनी इलाकों में अपना प्रेजेंस दर्शाया, अंदरूनी इलाकों में फोर्स की मौजूदगी के चलते सुरक्षा बलों, ग्रामीणों को भी आत्मविश्वास बढ़ा। और कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है जो ग्रामीणों के लिए भी
एक बड़ी राहत भरी बात रही। और दूसरा, नक्सलियों की जो संख्या लगातार कम हो रही है, उससे नक्सली हर नक्सल इफेक्टेड इलाके में क्लोज मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरीके से वो इलाका उनके हाथ से निकलता जा रहा है, नक्सलियों को भी ये बात समझ में आने लगी है कि आने वाले समय में हमारे दिन लद गए हैं। और कहीं ना कहीं हमको ग्रामीणों को जो है उनको फ्रीडम देना पड़ेगा, और कुछ मामलों में ग्रामीणों की मांगों का समर्थन करना पड़ेगा। क्योंकि अंदरूनी इलाकों में हम जिस तरीके से देखते हैं विकास नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से शिक्षा और लोगों में जागरूकता बढ़ी है, हर व्यक्ति अंदरूनी इलाकों में विकास कार्य चाहता है, स्कूल चाहता है, वहाँ पे सड़कें चाहता है, पुल पुलिया चाहता है, स्वास्थ्य केंद्र चाहता है, आंगनबाड़ी केंद्र चाहता है। और अगर उन ग्रामीणों की बातें अगर नक्सली नहीं मानेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में नक्सलियों के लिए भी ये एक बड़ा झटका साबित होगा। और ग्रामीण अब जो है, मुझे लगता है इस बात को लेकर के वो भी काफी हद तक मतलब उन्होंने भी अपनी मनस्थिति बना ली है कि ठीक है, अंदरूनी इलाकों में अगर गवर्नमेंट का प्रेजेंस नहीं है, तो कुछ चीजें जो है उन पर हम नक्सलियों पर भी दबाव बनाएंगे, और कहीं ना कहीं उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा करने के लिए मजबूर करेंगे। बस्तर में 12 सीटें हैं विधानसभा की, और बस्तर जिले की अगर बात की जाए तो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। मनीष जी, क्या मानते हैं कि आप इलाकों में घूमे हैं, विधानसभा क्षेत्र बस्तर, दंतेवाड़ा, अब बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट, क्या लगता है इन सीटों पर कौन उभर कर सामने आने वाला है? एक योजना अगर बात की जाए तो एक आकलन। देखिए, बस्तर की अगर हम बात करें तो बस्तर जिला का जो मामला है, 3 विधानसभाएं और एक नारायणपुर विधानसभा का कुछ हिस्सा बस्तर में शामिल है। जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत सामने आया है और जिस तरीके से लोगों ने उत्साह दिखाया, 2018 के मुकाबले 1.2% जो है अतिरिक्त मतदान हुआ है। हालांकि चुनाव को लेकर के, चुनाव के पहले इस बार वातावरण, प्रचार में बिल्कुल भी वातावरण नहीं दिखाई दिया। राजनीतिक दलों ने भी पूर्व से इतर जो है उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। और जिस तरीके से एक माहौल बनना चाहिए, चुनाव के 1 महीने पहले, 15 दिन पहले जो माहौल बनता है, झंडे लग जाते हैं, लोग सभाएं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, और लोग नुक्कड़ सभाएं भी करते हैं और रैलियां निकलती हैं। उस टाइप का माहौल जो है इस बार चुनाव में देखने को नहीं मिला। बावजूद इसके जिस प्रकार का मतदान हुआ है, ये निश्चित रूप से बहुत उत्साहजनक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अधिक मतदान को लेकर के लोगों के बीच में जो चर्चा होती है कि कहीं मतलब अगर ज्यादा मतदान हुआ तो उसको कहीं ना कहीं परिवर्तन का इंडिकेशन माना जाता है। अब एक्चुअल क्या है, ग्रामीणों ने कितना मतदान किया है, मतदाताओं ने अपने मताधिकार के माध्यम से क्या संदेश ईवीएम में रखा है, ये तो 3 तारीख के बाद पता चलेगा। पर इतना ज्यादा मतदान 2018 के मुकाबले मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन जरूर दे रहा है। एक आकलन की अगर बात की जाए तो बस्तर की 3 विधानसभा सीटें हैं, कितनी भाजपा कितनी कांग्रेस? देखिए, अभी तो बस्तर की जो तीनों विधानसभाएं जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कब्जे में है। लेकिन हाई प्रोफाइल विधानसभाएं हैं। एक तरह से अगर हम देखें तो पीसीसी अध्यक्ष अपना दीपक बैज भी जो है वो इस चुनाव यहाँ पे चित्रकूट से लड़ रहे हैं। 2 बार के विधायक लखेश्वर बघेल बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। और तीसरा जो है जगदलपुर विधानसभा जो है वो कहीं ना कहीं संसदीय सचिव रेखचंद जैन उसमें यहाँ के विधायक रहे हैं और उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पर काम किया है। पर जिस प्रकार के इंडिकेशन मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद बराबरी का 50-50 का मामला है। 2-1 या मतलब 2-1 का मुझे एक ऐसा अनुमान लग रहा है। एक हाई प्रोफाइल सीट कोंटा की भी है जिसमें कवासी लगमा 6वीं बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मानते हैं कोंटा विधानसभा क्षेत्र को लेकर? देखिए, कोंटा विधानसभा बहुत ऐतिहासिक विधानसभा है और जिस तरीके से कवासी लखमा पिछली 5 बार से वहाँ विधायक रहे हैं, इस बार मुझे लगता है उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है और उनको घेरने के लिए भाजपा और भाकपा ने बड़ी कड़ी रणनीति अपनाई हुई थी।
जिस प्रकार से वहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र है काफ़ी अंदरूनी इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका है। उस इलाके में मतदान को लेकर के कहीं ना कहीं नक्सलियों की भी दखलंदाजी रहती है। और लेकिन जो मतदान हुआ है, अंदरूनी इलाकों से जो मतदान हुआ है और जो मतदाता निकल कर के आए हैं, मुझे लगता है ये भी काफ़ी हद तक काफ़ी लंबे समय के बाद एक एक इंडिकेशन जो है वहाँ पर भी कुछ क्लोज कॉन्टेस्ट का मिल रहा है। और जिस तरीके से मनीष कुंजाम ने इस विधानसभा में अपना प्रदर्शन किया है, हालांकि उनका सिंबल है वो सीज हो गया था, बावजूद उसके नए जो सिंबल के साथ उन्होंने जितनी तन्मयता और जितनी मेहनत के साथ मतदाताओं के बीच गए हैं, मुझे लगता है उनकी सशक्त उपस्थिति दिख रही है। ट्रायंगुलर इलेक्शन है वहाँ पर। मुझे लगता है कि वहाँ पर हार जीत का परिणाम जो है वो मनीष कुंजाम या भाकपा की मौजूदगी तय करेगी। और एक बात और इस चुनाव में जो निकल करके आ रही है, बस्तर के खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों में जिस प्रकार से आपकी मौजूदगी दिखाई दी है, मुझे लगता है चौंकाने वाले परिणाम बस्तर की जनता को 3 तारीख को देखने को मिलेंगे। अगर बात करें दंतेवाड़ा और बीजापुर की, क्या समीकरण हो सकते हैं उस दोनों विधानसभा क्षेत्र में? क्योंकि महेंद्र कर्मा का गढ़ रहा, उनका पुत्र इस बार चुनाव लड़ रहा है, भाजपा ने भी नए उम्मीदवार को उतारा है दंतेवाड़ा सीट से, और बीजापुर में दोनों कैंडिडेट पुराने हैं। देखिए, नक्सल बेल्ट की अगर हम बात करें, दक्षिण बस्तर की दोनों विधानसभाएं हैं, दंतेवाड़ा और बीजापुर। दंतेवाड़ा का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। उस इलाके से बस्तर टाइगर कहे जाने वाले कांग्रेस के बड़े सशक्त नेता महेंद्र कर्मा की मौजूदगी रही है। उनकी धर्मपत्नी पिछली बार वो विधायक रही हैं वहाँ पर। इस बार कांग्रेस नेतृत्व ने वहाँ पर टिकट बदला है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पारिवारिक सहमति के आधार पर जो है, जो पिछली बार देवती कर्मा जी ने ये कहा है कि पुत्र को वो अपनी विरासत सौंपना चाहती हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने भी उनको भी कैंडिडेट के रूप में अपना सिंबल दिया है। वहीं भाजपा में भी जो पुरानी प्रत्याशी थी उसको भी उन्होंने बदला है, नया प्रत्याशी रहा है। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस प्रकार के हालात हैं, वो विधानसभा भी एंटी इनकम्बेंसी का जो सामना कर रही है, और काफ़ी चौंकाने वाले नतीजे वहाँ पर भी आने की उम्मीद है। जिस तरीके से लोगों का रुझान मिल रहा है, और जो वहाँ पर अर्बन और ग्रामीण जो मतदाता हैं, उनका दोनों का रुझान अलग अलग है। मुझे लगता है कि ये चुनाव परिणाम जो है यहाँ का भी काफ़ी चौंकाएगा। बीजापुर की अगर बात की जाए तो बीजापुर में क्या रहेगा? देखिए, दक्षिण बस्तर का एक वो विधानसभा है बीजापुर की जो घोर नक्सल प्रभावित है। और अगर हम देखें तो बीजापुर और कोंटा की एक समान प्रवृत्तियां रही हैं हमेशा। अंदरूनी इलाकों में बहुत सारे मतदान केंद्र हैं, और मेरे ख्याल से सर्वाधिक शिफ्टिंग मतदान केंद्र भी जो है बस्तर संभाग की अगर हम बात करें, मेरे ख्याल से 70-75 मतदान केंद्र जो है वो बीजापुर में ही शिफ्ट किए गए। पर लेकिन एक चौंकाने वाला जो मतलब एक जो नजरिया या चौंकाने वाला जो दृश्य ये देखने में आया कि कोंटा विधानसभा में अंदरूनी इलाकों में भारी मतदान हुआ है, वहीं बीजापुर के अंदरूनी इलाकों में मतदान कम हुआ है, और कुछ जगहों पर नहीं हुआ है, या इक्का दुक्का मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मुझे लगता है इन दोनों विधानसभाओं में जो नक्सल बेल्ट के अंदरूनी इलाकों के जो मतदान का प्रतिशत है, वो दोनों विधानसभाओं के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करता है। और जिस प्रकार से अंदरूनी इलाकों में बीजापुर इलाके में कम मतदान हुआ है, मुझे लगता है आने वाले समय में यहाँ पर भी चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। हालांकि दोनों प्रत्याशी फिर से आमने सामने हैं, और दोनों को लेकर के काफ़ी हद तक कई कंट्रोवर्सी भी रही है। पर जो मतदान का प्रतिशत, सबसे कम प्रतिशत छत्तीसगढ़ में सबसे कम प्रतिशत बीजापुर का जो दर्ज किया गया है, कम मतदान भी यहाँ पर नया गुल खिलाएगा। मुझे लगता है कि 3 तारीख को जो है जो हमारे दर्शक हैं वो यहाँ पर चौंकाने वाले नतीजों के लिए तैयार रहेंगे। मनीष जी, अब हम उत्तर बस्तर की बात करें तो नारायणपुर इलाका है, ये कोंडा गांव है, ये दोनों आसपास के इलाके माने जाते हैं। पूर्व मंत्री को टिकट दिया गया है नारायणपुर से, और कांग्रेस ने भी पूर्व वर्तमान एमएलए को उतारा है।
और कोंडागांव में जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस, उनका विरोध रहा है। क्या कुछ हो सकता है उन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में? देखिए, उत्तर बस्तर की दो महत्वपूर्ण विधानसभाएं कोंडागांव और नारायणपुर है। नारायणपुर का इलाका अबूझमाड़ क्षेत्र का इलाका भी है, और बड़ा भूभाग जो है ना वो कहीं ना कहीं अबूझमाड़ क्षेत्र को घेरता है, और वहां पर मतदान का प्रतिशत कम होता है। ये विधानसभा ऐसी है नारायणपुर की कि उसमें कोंडागांव का भी मतदान केंद्र है, बस्तर जिले के भी मतदान केंद्र है, और नारायणपुर के भी मतदान केंद्र है। तीनों जिलों के मतदाता एक विधायक चुनते हैं। तो अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर सामाजिक और जो राजनीतिक विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से इस विधानसभा में ये विधानसभा 2008 में जब परिसीमन के बाद इसका एक बड़ा भाग पहले भानपुरी विधानसभा कहलाता था, वो नारायणपुर में शिफ्ट हुआ है, और जिसके चलते इस विधानसभा का भूगोल बदल गया है। भूगोल बदलने की वजह से जो है ना, इस विधानसभा में पहले भी कई बार ये कहा जाता था कि अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। हालांकि पिछली बार 2018 में जिस प्रकार से यहाँ पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप पराजित हुए, मुझे लगता है काफी चौंकाने वाला परिणाम था। और इस बार जो है वो फिर से मेहनत करके 5 साल जो है वो उन्होंने लगातार मेहनत किया है, और कमर कस करके फिर चुनाव मैदान में आए हैं। मुझे लगता है कि ये चुनाव भी वहां पर कहीं ना कहीं उनकी सशक्त मौजूदगी दर्शा रहा है। अब परिणाम क्या होगा ये तो 3 तारीख को पता चलेगा, पर मुझे लगता है कि केदार कश्यप की सशक्त मौजूदगी जो है वो मतदान के दौरान दिखाई दी है। नारायण कोंडागांव की अगर बात की जाए तो मोहन मरकाम का विरोध रहा है, क्या वो परिणामों में तब्दील होगा? वापस मोहन मरकाम जी जीत रहे हैं टिकट? देखिए, कोंडागांव विधानसभा की अगर हम बात करें तो कोंडागांव विधानसभा भी हाई प्रोफाइल विधानसभा है, क्योंकि मोहन मरकाम पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और अब जो बतौर मंत्री के रूप में उनकी मौजूदगी है, और जिस तरीके से उन्होंने पूरे विधानसभा में अपना भ्रमण किया है, और उनकी 2 बार के विधायक भी हैं, दोनों के बीच में चार मुकाबले हो चुके हैं, लता उसेंडी और मोहन मरकाम के बीच में 2-2 बार दोनों जीत चुके हैं। मुझे लगता है ये फाइनल राउंड है, और इस फाइनल राउंड में जो हालात हैं, जिस प्रकार से मतलब मोहन मरकाम को पीसीसी चेयरमैन रहते हुए क्षेत्र में कम उन्होंने अपनी मौजूदगी दिखाई, और उसके कारण जो है कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा असंतोष भी था। उसको लेकर के वहां पर कांग्रेस थोड़ा सा अंतर्कलह से भी जूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी में लता उसेंडी को फिर से बीजेपी ने वो किया है, और वो काफी सौम्य विदुषी महिला मानी जाती हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपना संघर्ष किया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर भी हमको नतीजे जो है वो फाइनल राउंड की तरह चौंकाने वाले ही आएंगे। अंतागढ़ में क्या कांग्रेस की पेच फंस रही है, क्योंकि अनूप नाग बगावती तेवर दिखाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में खड़े हुए हैं? क्या लगता है आपको? और देखिए, अंतागढ़ भी एक बड़ी विधानसभा है। मुझे लगता है आने वाले समय में 2026 में जब परिसीमन होंगे तो शायद वो विधानसभा सामान्य विधानसभा के रूप में आ सकती है, क्योंकि बंगाली मतदाताओं का जो वहाँ पर काफी तादाद है, और जिसकी वजह से ये विधानसभा को विशिष्ट विधानसभा का दर्जा दिलाता है। जिस प्रकार के हालात हैं इस चुनाव में, विक्रम उसेंडी को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उतारा है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने नए प्रत्याशी के रूप में अपना एक कैंडिडेट दिया है। जिस प्रकार के हालात वहां दिखाई दे रहे हैं, जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, वो निर्दलीय ताल ठोक करके खड़े हो गए हैं, चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के ही एक पूर्व विधायक जो पहले उपचुनाव में उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस से विड्रॉ करके, मंतूराम पवार, वो भी निर्दलीय के रूप में वहां पे अपनी मौजूदगी दर्शा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी भी नाराजगी शायद भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रति है। तो ये विधानसभा एक दिलचस्प वहां पर चुनावी नजारा देखने को मिला है कि 2 बागी और 2 मेन स्ट्रीम के जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो कंटेंडर हैं, ये लोग मिल करके इस चुनाव को बहुत दिलचस्प बनाए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं पुराने प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा
दांव में लगी है और विक्रम उसेंडी को के लिए एक नया अवसर है। मुझे लगता है उनके लिए कड़ी चुनौती भी है कि आगे वो अपना राजनीतिक कैरियर कैसे संवारते हैं। ये उनके लिए एक बड़ी बात है। और जिस प्रकार से कांग्रेस को बागी नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा कांग्रेस को वहां पर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब ये तो देखना दिलचस्प होगा 3 तारीख को कि मतदाता किस पर भरोसा जताया और किसको अपना विधायक चुनता है। पूर्व आईएएस है नीलकंठ टेकाम जी, वे भी इस बार किस्मत आजमा रहे हैं केसकाल विधानसभा सीट से। क्या लगता है उनका भाग्य इस बार उनका बुलंदियों में होगा? देखिए, बस्तर में जो पिछले 2 चुनावों से ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ अधिकारी जो है और खासकर आईएएस जो है, जैसे पहले कांकेर में शिशुपाल सोरी कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और विधायक निर्वाचित हुए थे। उसी तर्ज पर नीलकंठ टेकाम ने इस बार बीजेपी का दामन थामा है और केशकाल विधानसभा से वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। निश्चित रूप से ये विधानसभा भी घाटी के कारण जो है अलग चर्चित है। और ऐसा दूसरी तरीके से ये भी माना जा रहा है कि जो उत्तर और जो दक्षिण बस्तर को लेकर के ये प्रवेश द्वार भी माना जाता है। इसलिए यहाँ पर ये आईएएस की मौजूदगी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि वहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी जो संतराम नेताम है, वो विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी भी सशक्त मौजूदगी है। नीलकंठ टेकाम बतौर कलेक्टर वहाँ पर कोंडागांव में उन्होंने जो सेवाएं दी हैं और उसके जो उन्होंने डेवलपमेंट के कार्य किए हैं, वहाँ पर जनजाति वर्ग के बीच में अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि उसके चलते उनका अपना एक खास मुकाम उन्होंने उस विधानसभा में हासिल किया है और भारतीय जनता पार्टी ने इसी कारण उनको वहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। ये चुनाव भी कांटे का टक्कर है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा सा प्रभाव जरूर दिखाई दे रहा है और ये एंटी इनकम्बेंसी जो है ये निर्धारित करेगा कि किसके सर पर केशकाल का ताज सजेगा। लास्ट बात की जाए तो आपका भानु प्रतापपुर और कांकेर शेष रह जाता है। इन दोनों सीटों में से कौन अपना भाग्य कौन अपनी सीट को जीत हासिल करने में कामयाब होगा? देखिए, जो भानु प्रतापपुर की विधानसभा अभी कुछ समय पहले ही उपचुनाव हुआ था और जिस प्रकार से विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज मंडावी जी की धर्मपत्नी सावित्री मंडावी जो है वहाँ पर उपचुनाव में निर्वाचित हुई थी। बहुत कम समय हुआ है, मुझे लगता है कि उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और जिस तरीके से वो उन्होंने वहाँ पे काम भी किया है, लोगों के बीच में अपनी सशक्त मौजूदगी भी दर्शाई है। लेकिन भानु प्रतापपुर का जो राजनीतिक भूगोल है वो वहाँ पर कहीं ना कहीं सर्व आदिवासी समाज की जो हमर राज पार्टी है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने प्रत्याशी को खड़ा किया था, इस बार जो आप पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी विधानसभा का क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं ये विधानसभा में और भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रत्याशी खड़ा किया है। तो यहाँ पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया है और जिस प्रकार से चतुष्कोणीय मुकाबला मुझे लगता है वहाँ पर हार जीत का निर्धारण मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी और जो हमर पार्टी जो है हमर राज पार्टी, इन दोनों के मिले मतों के आधार पर होगा। अब देखते हैं कि किसके वोट ज़्यादा काटते हैं। हालांकि सावित्री मंडावी जो है वो मतलब काफ़ी अच्छी और सशक्त उपस्थिति उन्होंने प्रचार के दौरान दर्ज कराई है। रही बात कांकेर की, तो कांकेर में एक जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, मतलब जो शिशुपाल सोरी जो पहले दंतेवाड़ा में कलेक्टर भी रह चुके हैं और उनको सर्व आदिवासी समाज के एक महत्वपूर्ण अंग रहे हैं, नीति निर्धारक भी रहे हैं। वो यहाँ पे प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से नाटकीय तरीके से पार्टी कांग्रेस ने उनका टिकट काटा है, मुझे लगता है कि शायद वो चाह रहे थे दोबारा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अब खैर दल है, उनका अपना क्राइटेरिया है क्या रहा है। पर जिस तरीके से वहाँ पर कांग्रेस ने पूर्व विधायक शंकर धुर्वा पर भरोसा जताया है, भाजपा ने नया प्रत्याशी खड़ा किया, भाजपा ने एक नया प्रयोग किया यहाँ पर। नए प्रयोग के हिसाब से जो वहाँ पर आशाराम नेताम हैं, उनका लगभग 2 महीने पहले टिकट घोषित कर दिया और वो बहुत राजनीति में नए हैं। राजनीति का ककारा सीखने के लिए उन्होंने मोटरसाइकिल से उन्होंने शुरुआती मतलब जनसंपर्क किया और काफ़ी हद तक जो है उनको प्रचार का काफ़ी समय भी मिला और वो जो है मतदाताओं तक पहुंचने का
उन्होंने भरपूर कोशिश भी की। जिस प्रकार की वहाँ की खबरें रही हैं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये एक युवा और जो वरिष्ठ जो नेता हैं, इसके बीच में ये चुनाव है और थोड़ा-सा मिसमैनेजमेंट जो है वो कांग्रेस का भी देखने को मिला है, भारतीय जनता पार्टी का भी मिला है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये युवा और जो अनुभव के बीच का जो संघर्ष है, ये 3 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा। पर ये ज़रूर है कि यहाँ का जो चुनाव परिणाम, वो भी चौंकाने वाला रहेगा। मनीष जी, आखिरी सवाल, 12 में से कितने भाजपा, कितने कांग्रेस? ये बहुत कठिन सवाल है और इसका बहुत स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा सकता। पर फिर भी जिस प्रकार के हालात हैं और जो मतलब सुनी-सुनाई खबरें आ रही हैं, मुझे लगता है कि ये अधिक मतदान जो इंडिकेट कर रहा है कहीं न कहीं बदलाव को लेकर के और जिस प्रकार से कांग्रेस के पास पूरी 12 सीटें हैं, तो कांग्रेस के लिए अपनी पूरी 12 सीटें बचाना बहुत बड़ी चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से छीनना उससे बड़ी चुनौती है। लेकिन चुनाव के दौरान के जो हालात हैं, मुझे लगता है 50-50 का मामला रहेगा। 12 की 12 सीट बचाने की बड़ी चुनौती कांग्रेस के पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस बार दमखम के साथ बस्तर की 12 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ी है। धर्मेंद्र महापात्र, छत्तीसगढ़ तक, बस्तर।